हरियाणा की राजनीति में आजकल एक सवाल हवा में तैर रहा है, आखिर चल क्या रहा है? आज हमारे पास जो स्रोत है वो महेंद्रगढ़ की राजनीति में आए एक बड़े भूचाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है जैसा लग रहा है। नहीं, ये एक ऐसे नेता की कहानी है जो दशकों से एक ही पार्टी की पहचान थे, और अब लगता है कि वो पहचान बदलने वाली है। बिल्कुल। कहानी के जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है राव दान सिंह, कांग्रेस के पुराने और अपने इलाके के कह सकते हैं बेहद ताकतवर नेता। सही बात है। खबरें और अटकलें इतनी तेज हैं कि उन्होंने पार्टी से एक तरह की खामोश दूरी बना ली है और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नौबत आई क्यों। बिल्कुल। इस एक कदम से हरियाणा की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के सियासी तराजू पर क्या असर पड़ेगा, और ये भी कि ये एक घटना हरियाणा की राजनीति के बड़े खेल के बारे में हमें क्या सिखाती है। हाँ। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, जैसा हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं। ये हरियाणा कांग्रेस के अंदर की कलह, नेतृत्व पर उठते सवाल और खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के जो जातीय और राजनीतिक समीकरण हैं, उनके बदलने का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जानकारी के इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस नाराजगी की जड़ क्या है? हमारे स्रोत साफ बता रहे हैं कि इस पूरी कहानी का जो ट्रिगर पॉइंट है वो है हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। राव दान सिंह को तो हमेशा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। बिल्कुल, हमेशा से। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने ही गुट के फैसले से वो इतने नाराज हो गए? ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। और यहीं पर हरियाणा की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। देखिए, राजनीति में संतुलन का मतलब सिर्फ पद बांटना नहीं होता। अच्छा। बल्कि ताकत का एहसास कराना भी होता है। स्रोत ये बताते हैं कि सितंबर 2025 में जब राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया तो बेशक ये फैसला हुड्डा के समन्वय से ही लिया गया था। हाँ, ये तो सब जानते हैं। शायद हुड्डा खेमे ने सोचा कि अध्यक्ष पद अपनी पसंद का देकर उन्होंने किला फतह कर लिया। लेकिन वो कुछ भूल गए। वो ये भूल गए कि राव दान सिंह जैसे जमीनी नेता सिर्फ पद नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में अपनी सियासी हनक को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सियासी हनक? उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि इलाके में उनका कद बना हुआ है, कि फैसले उनसे पूछकर हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस नियुक्ति ने सीधे सीधे उसी हनक पर चोट की। उन्हें लगा कि उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। मेरे बराबर या मुझसे जूनियर किसी और को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई, वो भी बिना मुझे भरोसे में लिए। आप इसे ईगो क्लैश कह सकती हैं, या फिर एक अनुभवी नेता का अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का संघर्ष। सही बात है। और ये सिर्फ मन की बात नहीं थी, ये उनके एक्शन में साफ साफ दिखाई दिया। उन्होंने अपने करीबी लोगों के बीच इस नाराजगी को जाहिर करना शुरू कर दिया था। अच्छा, एक्शन की बात आई है तो हमारे एक स्रोत में महेंद्रगढ़ के एक कार्यक्रम का जिक्र है। ये वही वोट चोर गद्दी छोड़ वाला कार्यक्रम था, है ना? हाँ, वही, जिसमें कांग्रेस के सारे बड़े नेता पहुंचे थे। जी। और ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, हुड्डा विरोधी खेमे के नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह खुद मंच पर थे। अब आप सोचिए, महेंद्रगढ़ में इतना बड़ा जमावड़ा हो और उस जमीन का सबसे बड़ा कांग्रेसी चेहरा राव दान सिंह वहां से गायब हो। ये तो किसी को भी खटकेगा। ये सिर्फ नाराजगी नहीं, ये तो एक तरह का खुला ऐलान था कि मैं इस नए सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक यही, राजनीति में जो नहीं कहा जाता वो ज्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल। उनका न आना एक संदेश था, पार्टी के लिए भी और अपने समर्थकों के लिए भी। ये एक साफ संकेत था कि दरारें अब सतह पर आ चुकी हैं और इन्हें अब भरा नहीं जा सकता। तो एक तरफ कांग्रेस का घर अंदर से दरक रहा है और जाहिर है पड़ोसी की दीवार में आई दरार पर सबसे पहली नजर दूसरे पड़ोसी की ही पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। अगर राव दान सिंह बीजेपी में आते हैं तो ये पार्टी के लिए क्या सिर्फ एक और विधायक या नेता का जुड़ना होगा, या इससे कुछ ज्यादा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा दांव है। इसका सबसे सीधा फायदा बीजेपी को दक्षिण हरियाणा यानी महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी बेल्ट में मिलेगा। अच्छा। हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि राव दान सिंह की इस क्षेत्र में व्यक्तिगत पकड़ बहुत मजबूत है। वो सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट नहीं लाते, लोग उनके चेहरे पर,
उनके नाम पर वोट देते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नेता का आना नहीं है, ये एक पूरे वोट बैंक का शिफ्ट होना है। बिल्कुल, उनके साथ उनके समर्थकों का, उनके कार्यकर्ताओं का और पंचायत स्तर तक के नेताओं का एक पूरा नेटवर्क शिफ्ट हो सकता है। ओह, ये उस इलाके के स्थानीय संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। बीजेपी जो दक्षिण हरियाणा में अपनी पैठ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, हाँ। उसे एक बना बनाया ढांचा मिल जाएगा। और यहाँ पर जातीय समीकरणों का भी एक बड़ा रोल होगा, खासकर अहीर समुदाय का, जिसका जिक्र हमारे स्रोत बार बार कर रहे हैं। एक बड़े और स्वीकृत नेता माने जाते हैं। बीजेपी के पास राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े नेता पहले से हैं, लेकिन राव दान सिंह के आने से वो इस समुदाय में अपनी पकड़ को लगभग अभेद्य बना सकती है। ये तो कांग्रेस के सामाजिक समीकरण पर एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। बिल्कुल सही शब्द है, सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो हुई बीजेपी के फायदे की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? क्या ये सिर्फ एक विकेट का गिरना है, जैसा कि अक्सर दल बदल में होता है, या ये पूरी टीम के मनोबल को तोड़ने वाली बात है? नहीं, ये सिर्फ एक विकेट नहीं है, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। पैटर्न? हाँ, स्रोतों में किरण चौधरी का जिक्र भी है, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई। जब एक के बाद एक दशकों से पार्टी के साथ रहे बड़े कद के नेता घर छोड़ते हैं, तो ये संगठन के स्वास्थ्य पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। और खासतौर पर तब जब जाने वाला नेता हुड्डा परिवार का इतना करीबी माना जाता हो। एग्जैक्टली। ये तो हुड्डा कैंप के लिए दोहरी मार हुई। और यही बात इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है। ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, ये हुड्डा के अपने किले में सेंध लगने जैसा है। सही है। जब आपके इतने करीबी माने जाने वाले नेता पार्टी छोड़ते हैं, तो ये सीधे तौर पर आपके नेतृत्व और अपने गुट को एकजुट रखने की क्षमता पर एक सवालिया निशान लगाता है। ये पार्टी के अंदर की गहरी गुटबाजी को उजागर करता है। एक स्रोत में एक अंदरूनी सूत्र के हवाले से कहा भी गया है कि ये फैसला पार्टी की एकता पर और हुड्डा के नेतृत्व पर सीधा सवाल खड़े करता है। वाकई ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस कहानी में एक और एंगल है, जिसका जिक्र हमारे एक स्रोत में है। कुछ महीने पहले राव दान सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी हुई थी। क्या इस तार को भी इस कहानी से जोड़ा जा सकता है? देखिए, ये एक संवेदनशील पहलू है और हमारे स्रोत इस पर दो अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। अच्छा। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस जांच ने उनके फैसले पर असर डाला होगा। ये एक ऐसा पैटर्न है जो पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति में कई नेताओं के दल बदल के समय देखा गया है। हाँ, ये पैटर्न तो देखा है कि जैसे ही किसी विपक्षी नेता पर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई होती है, कुछ समय बाद वो सत्ताधारी दल में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सीधी पुष्टि नहीं है, लेकिन इस पैटर्न का जिक्र होना ही अपने आप में एक कहानी कहता है ना? बिल्कुल। कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई अब राज्य की राजनीति में एक अहम किरदार बन गई है, चाहे वो असलियत हो या सिर्फ एक धारणा। बिल्कुल सही कहा आपने। धारणा की लड़ाई राजनीति में बहुत अहम होती है, चाहे दबाव हो या ना हो, लेकिन जनता के बीच एक नैरेटिव बनता है कि ये दल बदल शायद जांच से बचने के लिए हो रहा है। हालांकि हमें यहां ये बताना भी जरूरी है कि हमारे स्रोत के मुताबिक राव दान सिंह ने खुद इन छापों को एक राजनीतिक साजिश बताया था। अच्छा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये उन्हें चुनाव के बाद परेशान करने की कोशिश है। तो मतलब हमारे पास दो कहानियां हैं, एक जो विपक्ष कहता है एजेंसी का दबाव, दूसरी जो नेता खुद कहते हैं राजनीतिक साजिश। हाँ, और हमारा काम सिर्फ दोनों पहलुओं को सामने रखना है। सही है। और स्रोत हमने बता रहे हैं कि ईडी का एंगल इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही इसकी सीधी पुष्टि कोई ना करे। ये सब तो हो गया पर्दे के पीछे का खेल, लेकिन अब इसका असर मैदान पर क्या दिखेगा? 2029 दूर नहीं है। अगर ये दल बदल हो जाता है तो ये हरियाणा की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा? अगर ये आधिकारिक तौर पर होता है तो ये 2025-26 की तैयारियों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। हाँ। बीजेपी जो पहले से ही मजबूत स्थिति में है, दक्षिण हरियाणा में लगभग अजय जैसी स्थिति में आ जाएगी। ये उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी होगी। कैसे? कि वो चुनाव के ठीक बाद मुख्य विपक्षी दल के एक बड़े नेता को अपने पाले में ले आए। इससे विपक्ष के खेमे में एक निराशा का माहौल बनता है। और कांग्रेस का क्या? उनके लिए आगे की राह तो और भी पथरीली हो गई। उनके लिए चुनौती अब दो गुनी है। पहली, तात्कालिक डैमेज कंट्रोल। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये एक सिलसिला न बन जाए। अच्छा। राव दान सिंह का जाना शायद और असंतुष्ट नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। और दूसरी चुनौती? और दूसरी एक लंबी अवधि की चुनौती। उन्हें अपने कुनबे को जोड़कर रखना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी में जो पुराने और वरिष्ठ नेता हैं वो सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। ये घटना उनके लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। तो अब सबकी नजरें राव दान सिंह के अगले कदम पर हैं। उनका एक आधिकारिक बयान हरियाणा की राजनीति में कई नए समीकरण बना और बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। उनका एक फैसला ये तय करेगा कि कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई और बढ़ती है या उस पर विराम लगता है,
और बीजेपी अपनी विस्तार की रणनीति में कितनी कामयाब होती है। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि राव दान सिंह का कांग्रेस से दूर जाना सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हरियाणा कांग्रेस के भीतर की दरारों, नेतृत्व के संकट, बीजेपी की आक्रामक विस्तारवादी रणनीति और राज्य की जाति राजनीति के जटिल ताने बाने की एक बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक प्रवृत्ति का हिस्सा हो सकता है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर की बहसों से परे राज्यों में स्थानीय समीकरण, व्यक्तिगत रिश्ते नाते, नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उनकी वो सियासी हनक कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस के सामने अपने नेताओं को एकजुट रखने की चुनौती है। ये बात तो साफ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या असली चुनौती सिर्फ नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोकना है, या फिर पार्टी को अपनी पूरी आंतरिक संरचना, नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया और जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद के तरीकों पर ही नए सिरे से सोचने की जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब दशकों पुराना एक वफादार सिपाही अचानक अपना घर छोड़ता है तो सवाल सिर्फ सिपाही की वफादारी पर नहीं बल्कि घर के माहौल पर भी उठता है।